जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीतापुर फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब परिवार पर। तो साथियों, आपको वर्दी दिलाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम दृढ़ संकल्पित है आपको वर्दी दिलाने के लिए। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और ये प्रश्न निश्चित ही आपको पेपर में मिलेंगे और आपको वर्दी दिलाने में बहुत ही सहायता करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो साथियों, ये प्रीवियस ईयर कुछ पिछली परीक्षाओं में आपकी आर्मी की पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है आपके, भारतीय इतिहास में किसके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है साथियों? तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपके मुगल साम्राज्य, दूसरा है आपके मराठा साम्राज्य, और तीसरा ऑप्शन है आपके गुप्त साम्राज्य, और चौथा ऑप्शन है आपके मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपके गुप्त साम्राज्य। फिर साथियों, आप पूछेंगे कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो संस्थापक है साथियों, इसका जो संस्थापक है वो उसका नाम है श्रीगुप्त। उसका नाम है साथियों श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा साथियों? हो जाएगा श्रीगुप्त। और यदि आपसे यही एक प्रश्न और आता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था वो था साथियों आपका चंद्रगुप्त प्रथम। उसका नाम था साथियों आपके चंद्रगुप्त प्रथम। फिर साथियों, आप पूछेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य का जो आपके संस्थापक था साथियों, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को खत्म करके, नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर साथियों, दूसरा ऑप्शन है आपके मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी आपके छत्रपति शिवाजी ने। मराठा साम्राज्य की स्थापना आपके की थी छत्रपति शिवाजी ने साथियों। फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी आप पूछेंगे? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक रहा है आपका बाबर। मुगल साम्राज्य का साथियों संस्थापक कौन रहा है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक आपके रहा है बाबर। तो साथियों की जैसा आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। तो साथियों, कहीं ना कहीं हम एक प्रश्न के माध्यम से बहुत कुछ कंटेंट आगे भी देखेंगे। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राज्यपालों की नियुक्ति जो आपके करता है, भारत के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, भारत के राज्यपालों की नियुक्ति जैसा कि आप सबको पता है, भारत के राज्यपालों की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि राष्ट्रपति। फिर आप पूछेंगे साथियों कि राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 153 में आता है साथियों। फिर आप इसी प्रकार पूछेंगे कि प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आता है? तो साथियों, जो अपनी भारत की शासन प्रणाली है, कार्यपालिका है, तो इसका जो वास्तविक मुखिया होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भाई वास्तविक मुखिया होता है। और जो प्रधान मुखिया होता है, जिसके हाथ में सारा पावर होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो साथियों, जो प्रधानमंत्री होता है, ऐसा अनुच्छेद नंबर 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री होगा। और साथियों, अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो साथियों, फिर आप पूछेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ये किस अनुच्छेद में आता है? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है ये आता है अनुच्छेद नंबर 124 में। यहीं पे एक प्रश्न और आपसे हम पूछ लेना चाहते हैं कि साथियों, अपनी जो भारत की न्यायपालिका है ये कैसी है? कैसी न्यायपालिका है? जैसे आप जानते हैं कि केंद्र में शासन सरकार किसी और की होती है, राज्यों में किसी और पार्टी की होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है साथियों कि जो आपका हाई कोर्ट है कि राज्य के अलग अलग होते हैं? तो आप जरा कमेंट बॉक्स में हमको उत्तर दीजिए, क्या राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं क्या अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है।
जो अपनी न्यायपालिका है ये स्वतंत्र और इकहरी न्यायपालिका है। इसका शेप आप लोग देख लीजिए, अपनी न्यायपालिका का शेप कैसा है, इसका आकार कैसा है। साथियों यहीं पे आपको हम दिखा देते हैं कि जो अपनी भारत की न्यायपालिका है इसका आकार कैसा है। तो साथियों यहाँ पे जो इसका शेप है, आकार है, ये है शंक्वाकार। भारत की न्यायपालिका जो आकार है ये है शंक्वाकार। तो जो सबसे ऊपर स्थान है इसमें ये रहने वाला है आपके सर्वोच्च न्यायालय का। जो सबसे ऊपर स्थान रहेगा ये रहेगा आपके सर्वोच्च, ये स्थान रहेगा सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है साथियों, फिर इसके नीचे जो आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे जिसका स्थान आने वाला है ये हो जाएंगे राज्यों के उच्च न्यायालय, ये हो जाएंगे उच्च न्यायालय। फिर साथियों जो इसके नीचे स्थान आने वाला है ये आ जाएंगे आपके जिला न्यायालय। आप समझ गए, पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट एक है, उसके नीचे उच्च न्यायालय आ जाएगा, उसके नीचे आपका कौन सा आ जाएगा, उसके नीचे आपका जिला न्यायालय आ जाएगा। ये जिले में एक होता है। फिर इसके नीचे आ जाएगा एक आपका होता है मुंसिफ कोर्ट। आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी आपके घर वाले बोलते होंगे कि हमको मुंसिफ कोर्ट जाना है। तो साथियों आपका फिर आता है मुंसिफ न्यायालय। तो जो मुंसिफ न्यायालय है एक जिले में ये एक से अधिक भी हो सकता है। फिर जो सबसे निचला स्तर है न्यायपालिका, ये आता है ग्राम न्यायालय। ये दोस्तों कौन सा न्यायालय आता है, ये आता है ग्राम, ये आता है आपका ग्राम न्यायालय। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने कितना कुछ जान लिया। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके कार्यों में सलाह देने के लिए अनुच्छेद नंबर 74 में ऐसा बताया गया है कि एक प्रधानमंत्री होगा। यदि आपसे हम पूछ लें भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तो क्या बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तब तक हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। फिर साथियों आ जाते हैं हम लोग आपके जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो ऑप्शन ये है आपका चांद बीबी, ऑप्शन बी है आपका रजिया सुल्तान, ऑप्शन जो आपका सी है वो है नूरजहां, ऑप्शन डी है आपका बेगम हजरत महल। तो साथियों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही उत्तर इसका आपका रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान है दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। और साथियों ये भी आप जानना चाहेंगे किसकी बेटी थी, तो ये दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी ये थी इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये किस वंश से संबंधित थी, कौन सा इसका वंश था, तो ये थी गुलाम वंश की। किस वंश की थी ये, गुलाम वंश की थी। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। फिर आपसे ये भी हम पूछना चाहेंगे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आप पूछेंगे ये कौन थी, नूरजहां। नूरजहां जो है ये जहांगीर की पत्नी थी। फिर आ जाते हैं आपके चौथे ऑप्शन नंबर डी पर, बेगम हजरत महल। तो जो लखनऊ के अंतिम नवाब थे, लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली, लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ से 1857 जो आपके महान विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। इसका 1857 के विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व कहां से किया था, लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। जो इनका एक अलवैश्क पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कादिर, उसको गद्दी पर इन्होंने आसीन कर दिया और खुद को वहां की शासिका समझने लगी। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से अब हम आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। तो जो आपका चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, भारतीय संसद के, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। तो आ जाते हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश 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 के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग बताइए जो अपना भारतीय संसद है कितने भागों से मिलकर बना है, तो भारतीय संसद के कितने भाग हैं, तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा क्या कहते हैं, राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा। जो साथियों आपका संसद है, संसद के कितने भाग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, जो संसद के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 पे जो आपका हो जाएगा ये ऊपरी सदन होता है, ये इसको कहते हैं राज्यसभा। फिर आपकी आ जाएगा लोकसभा, और फिर जो आपका तीसरा सदन होता है आपके भारतीय संसद का, इसको कहते हैं राष्ट्रपति।
क्या कहते हैं साथियों इसको कहते हैं राष्ट्रपति के नाम से इसको जानते हैं। फिर हम इस आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है। तो इसकी एक बहुत ही सरल ट्रिक है, आप लोग हमेशा इसको याद रखिएगा, बड़ा बड़ा लिखे दे रहा हूं स्क्रीन बोर्ड पर, इसको सरला याद रखना आप लोग। सरला, सा से हो जाएगा आपका संसद, रा से आपका हो जाएगा राज्यसभा, और ला से आपका हो जाएगा लोकसभा। तो दोस्तों बोर नहीं होना है, क्लास में बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ में। ट्रिक के माध्यम से हमारा वादा है आपसे, जीके और जीएस आपकी उंगलियों पर नचेगी। तो फिर आ जाते हैं सरला। सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये सीरियल बिल्कुल आप सरला से याद कर लीजिए। फिर संसद किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 79 में, और जो आपका राज्यसभा हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 80 में, और फिर आपका जो लोकसभा आ जाएगा ये आ जाएगा अनुच्छेद नंबर, जो आपका लोकसभा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 81 भारतीय संविधान के। अब यहाँ इस तरह से आपको 3 अनुच्छेद याद हो गए, भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद याद हो गए, सरला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। फिर आपसे हम ये भी पूछेंगे कि राज्यों का ऊपरी सदन कौन होता है। तो ये जो विधान परिषद है साथियों, ये राज्य का ऊपरी सदन होता है, जो विधानसभा है ये राज्य का निम्न सदन होता है। ठीक है साथियों। फिर इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल पे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का साथियों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग बताइए जरा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। वादा करता हूं साथियों, यदि आप हमारे साथ बने रहे तो हम और हमारी टीम पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है, आपको वर्दी दिला के ही मानेंगे। फिर आ जाइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जो आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये है आपका ग्रीनलैंड। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये है आपका ग्रीनलैंड। लेकिन यहां से एक प्रश्न और कई बार पूछा गया है कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है तो ग्रीनलैंड, लेकिन इस पर राजनीतिक रूप से अधिकार किसका है, किस देश का इस पर जो है अधिकार है। तो जो ग्रीनलैंड है इस पर डेनमार्क, यूरोप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है डेनमार्क, जिसका कब्जा है इस पर, किस पर, ग्रीनलैंड पर। फिर है आपका जावा द्वीप। जावा द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है, आप लोग बताइए कि जावा द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है। जावा द्वीप ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ये जो है इंडोनेशिया का, जावा द्वीप इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। फिर हम लोग साथियों आ जाते हैं अगले प्रश्न पर अपने। फिर जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहां से आप देखिए अभी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शन के माध्यम से लगभग आपके भी कम से कम 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न, जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी है या तीसरा ऑप्शन है आपका शांत घाटी साइलेंट वैली केरल। और ऑप्शन नंबर चौथा है आपका हीराकुंड बांध मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका काहे के लिए फेमस है, काहे के लिए प्रसिद्ध है, किस बात के लिए। जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए, काहे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। फिर आ जाते हैं आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ही है ये उत्तराखंड में है। लेकिन यहां से एक मतलब करंट का क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आएंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके अब एक नदी के नाम पर रख दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है इसका, रामगंगा नेशनल पार्क। और कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में, कि जो रामगंगा नेशनल पार्क है किस नदी के तट पर है। तो रामगंगा नेशनल पार्क ये रामगंगा ही नदी है, उसी के नाम पर रखा गया, उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, और ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर आ जाते हैं शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पे है, शांत घाटी है, शांत घाटी आपके केरल में पड़ती है। बिल्कुल सही है, शांत घाटी कहाँ पे पड़ती है, केरल में पड़ती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरा हमको उत्तर दे दीजिए कि केरल की राजधानी क्या है। केरल की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी हो जाएगी आपकी
तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम हो जाएगी केरल की राजधानी। फिर इसमें से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। आप लोग समझ गए, 3 ऑप्शन सही है ऊपर के आपके। फिर आ जाते हैं आपके चौथे पे, यही आपका गलत है, जो चौथा हो जाएगा यही गलत है आपका। तो जो हीराकुंड बांध है, आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये कहां पे है, किस राज्य में है? ये है आपके उड़ीसा राज्य में। जो हीराकुंड बांध है मध्य प्रदेश में ना होकर के ओडिशा राज्य में है। और ओडिशा राज्य में किस नदी पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके महानदी पर पड़ता है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बना हुआ है ओडिशा राज्य में आपके, और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो आप समझ गए कि ये ऑप्शन आपका गलत था। तो साथियों घबराइए नहीं, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, मस्ती के साथ एंजॉय करिए, बोरियत से नहीं, एंजॉय करके पढ़िए। जीके जीएस आपकी उंगलियों पर नाचेगी, बस आप हमारे साथ में बने रहिए। फिर हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे। तो जो अगला सवाल है हमारा, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? फिर आपसे पूछा गया है कि कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है। तो जो कामाख्या देवी मंदिर है आपका, ये पड़ेगा आपके असम राज्य में। कहां पे पड़ेगा? असम राज्य में पड़ेगा। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि कामाख्या देवी जो मंदिर है आपका असम राज्य में तो पड़ता है, आप जान गए असम राज्य में पड़ता है, लेकिन कई बार ये भी पूछ लिया गया है कामाख्या देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं, जो आपका असम है, असम राज्य है, यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी निकलती है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो जो कामाख्या देवी मंदिर है साथियों, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और यहीं पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है। कामाख्या देवी मंदिर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है। कई बार पूछा गया है कि ये मेला किस राज्य में लगता है, किस मंदिर में लगता है। तो ये मेला लगता है, इसको कहते हैं अंबुबाची का मेला। कौन सा मेला? अंबुबाची, इसको कहते हैं अंबुबाची मेला। ये लगता है आपके असम राज्य में लगता है साथियों। फिर आ जाते हैं हम आपके और भी ऑप्शन, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ओडिशा दिया गया है, केरल दिया गया है, गुजरात दिया गया है। फिर आपसे जो हम पूछ लें ओडिशा, कई बार अभी हाल ही में एक करंट का प्रश्न है साथियों, कई बार पूछा गया है जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है? जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, इसका नाम है बिरसा मुंडा। क्या नाम है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये बनाया गया है, उड़ीसा का ही एक जिला है जिसका नाम है राउरकेला। क्या नाम है जिसका नाम है राउरकेला जिले में जो है ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। और हाल ही में यहाँ का एक जिला चर्चित रहेगा, आप सुन करके थोड़ी हंसी भी आएगी। यही क्या उड़ीसा का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है मयूरभंज। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है मयूरभंज। यहाँ की जो लाल चींटी है, आप लोगों ने लाल चींटी को देखा होगा, जो यहाँ की लाल चींटी है, लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया गया है साथियों। यहाँ की जो लाल चींटी है, लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है लाल चींटी की चटनी को। फिर आ जाता है आपका केरल राज्य। यहीं पे एक भी प्रश्न और हम पूछना चाहेंगे, थोड़ा वीडियो हालांकि लंबा हो रहा है साथियों, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको भी मिल रहे हैं स्टैटिक जीके के, जो निश्चित ही आपकी सफलता दिलाने में मदद करेंगे, आपकी परीक्षा में मिलेंगे। तो फिर ये पूछ लें जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा? आपके उड़ीसा में हो जाएगा। फिर एक केरल, एक मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, सबरीमाला मंदिर कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा केरल में। और ये किस लिए विवादित रहा, चर्चा का विषय रहा है सबरीमाला मंदिर? क्योंकि सभी लोग जानते हैं यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है, वर्जित है। इस मंदिर के अंदर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं गुजरात पे, ये भी ऑप्शन देख लेते हैं गुजरात। तो आप लोग जरा बताइए सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो सोमनाथ मंदिर जो है आपका वो कहाँ पर पड़ेगा साथियों? वो पड़ेगा आपका गुजरात में पड़ेगा। फिर हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पर अपने।
फिर आ रहे हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है साथियों, वो है भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो जो ऑप्शन ए है आपका वो है शाहजहां, ऑप्शन बी है आपका बाबर, और ऑप्शन नंबर सी है इब्राहिम लोदी, और ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जरा आप लोग बताइए, तो भारत में सभी लोग जानते हैं मुगल राजवंश की स्थापना किसने की? तो ये की है आपकी बाबर ने। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बाबर। और फिर आ जाते हैं इस ऑप्शन पे, जो शाहजहां है, तो बाबर का जो बेटा था जिसका नाम था क्या साथियों? हुमायूं। और जो हुमायूं का बेटा था उसका नाम था अकबर, और अकबर के बेटे का क्या नाम था? अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, और जो जहांगीर का बेटा था इसी का नाम था शाहजहां। जो आपसे पूछ ले ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? आप सब बताइए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो जी हाँ, ये आपके शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल बनवाया और दिल्ली का लाल किला बनवाया। फिर हम लोग आ जाते हैं, ये ऑप्शन भी देख लेते हैं, इब्राहिम लोदी आखिर कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा सुल्तान रहा है जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ, युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, तो ये जो सुल्तान है इब्राहिम लोदी, ये युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसको हराया था और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। फिर आ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो आपका, ये है, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। आप सभी लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। फिर आ जाते हैं आपके अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है, पटना। जी हाँ, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, आप सभी लोग सही उत्तर करिए कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना, पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती, चौथा ऑप्शन है आपका राप्ती। तो जी हाँ, थकना नहीं है, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, जब तक कि वर्दी हम लोगों को मिल नहीं जाती। कहते हैं रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश, यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार हमें स्वीकार नहीं। तो आप लोग अब इसका उत्तर दीजिए। तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना है आपका गंगा नदी के किनारे। पटना आपका किस नदी के किनारे पड़ेगा? गंगा के किनारे पड़ेगा। फिर आ जाते हैं यमुना। तो इसके किनारे कौन सा? भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वो यमुना नदी के किनारे पड़ती है। फिर जो ये शहर है आपका ताप्ती, सॉरी, जो नदी है आपकी ताप्ती, ये है गुजरात का एक शहर है, गुजरात में पड़ता है एक शहर। कौन सा? गुजरात में एक शहर पड़ता है आपके सूरत। कौन सा शहर पड़ता है? सूरत। सूरत शहर आपके ताप्ती नदी के तट पे है। साथियों इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। लेकिन जो राप्ती नदी है, जो आपके उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है गोरखपुर, आप सभी लोग जानते हैं, गोरखपुर से परिचित हैं। जो आपका गोरखपुर है ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जो आपका गोरखपुर शहर है, जो आपका गोरखपुर जो आपका शहर है, ये शहर स्थित है आपके राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती के किनारे सूरत स्थित है। जो भारत की हमारी राजधानी है, हमारी और आपकी प्यारी राजधानी दिल्ली, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है आपके यमुना नदी के किनारे। और जो पटना शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है भाई गंगा जी के किनारे। तो यहीं पर आप हमको ये भी बता दीजिए कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। जितने लोग उत्तर प्रदेश से, सभी लोग उत्तर दीजिए इसका कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग बताइए, तब तक हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? यहां से साथियों कई सारे भी प्रश्न निकल कर, इंटरेस्टिंग प्रश्न निकल कर आएंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों घबराइए नहीं, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, चिल होकर पढ़िए और इसको मस्ती के साथ एंजॉय करिए इस क्लास को। वादा करते हैं हम और हमारी टीम बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है आपको वर्दी दिलाने के लिए। तो आ जाते हैं इस प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन सी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है आपका महात्मा गांधी। तो सभी लोग जानते हैं लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। और
एक प्रश्न और भी है जो आपने नहीं सुना होगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? भारत का बिस्मार्क, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। फिर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इनको सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाएं ने, बारदोलाई की महिलाओं ने, ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। फिर हम लोग आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए पर सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं नेताजी के नाम से। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनको नेताजी इनको किसने कहा था? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो नेताजी इनको कहा गया था हिटलर के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो ये कहा था हिटलर ने। फिर हम आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर पर। रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि क्या है? तो सभी लोग हम लोग देखते हैं कि इनको कहते हैं गुरुदेव के नाम से। फिर जो अपने महात्मा गांधी हैं, इनको राष्ट्रपिता क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। फिर आप लोग बताइए जरा, ये तो हो गए, लेकिन ये भी आप बता दीजिए कि इनको गुरुदेव किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? और गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो जो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल कॉम्बिनेशन बनना है, आप लोग देख लीजिए। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। और जो आपके महात्मा गांधी जी हैं, इनको सबसे पहले महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न के सहारे कितने प्रश्न आगे बढ़ रहे हैं, कितने प्रश्नों में हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कॉपी और पेन अपना खोल के रखिए। ये कहीं ना कहीं जो हमने तैयार किए हैं प्रश्न, आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, आपकी पिछली अग्निवीर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अग्निवीर ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ले लीजिए, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल ले लीजिए, या कोई भी आप एक दिवसीय परीक्षा देना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न मिलेंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है साथियों कि जो अपना भारत का योजना आयोग है, इसके स्थान पर कौन सा संगठन आ गया है? योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग का स्थान कौन से संगठन ने ले लिया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए है आपका क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन बी है आपका नीति आयोग, ऑप्शन सी है ऊर्जा और संसाधन संस्थान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई नीति आयोग जो ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर कौन सा है आपका? नीति आयोग। फिर आप ये भी बता दीजिए हमको, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो आपके नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 जनवरी, कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और जो आपसे पूछ लें कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पीएम, ठीक है, इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कौन? नीति आयोग के। जो पूछ लें आपसे कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएंगे नीति आयोग के, ये कौन हो जाएंगे? तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं साथियों, ये हैं आपके अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ये हैं आपके अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। फिर हम आ जाते हैं, फिर नीति आयोग के सीईओ कौन है? आप लोग बताइए जरा, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आप लोग बताइए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये है आपके बीबीआर सुब्रमण्यम। ये है आपके कौन साथियों? बीबीआर सुब्रमण्यम है। और इस समय जो आपसे पूछ ले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है?
नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके सुमन बेरी। आप लोग नाम सुन के समझ रहे होंगे कोई महिला है, लेकिन नहीं भाई साहब, ये महिला नहीं है साथियों, ये महिला नहीं है, ये पुरुष है सुमन बेरी। और जो सीईओ हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? सुब्रमण्यम हो जाएंगे, BVR। और यहीं से आपने नीति आयोग के बारे में ये भी जान लिया कैसा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री जी जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। फिर क्या इसका वर्णन कहीं भारतीय संविधान में है? ये कैसा है? ये गैर संवैधानिक निकाय है, इसका वर्णन कहीं भारतीय संविधान में नहीं है साथियों, जो आपका नीति आयोग है। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो जो आपका अगला प्रश्न है ये आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर है आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? कौन सा विश्व का? ये पिछली ही परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है आपके अग्निवीर में, पिछली परीक्षा का प्रश्न है। आप लोग बताइए जरा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है आपका हिंद महासागर, और ऑप्शन सी है आपका अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है आपका आर्कटिक महासागर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे गहरा, ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। जी हाँ, प्रशांत महासागर विश्व का गहरा, सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर भी यही है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा हो जाएगा? आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है जो सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे गहरा हो गया, फिर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो आपका हो जाएगा, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आपके आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर में कई बार पूछी जाती है विश्व की सबसे गहरी गर्त या खाई, मेरियाना गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त कहाँ पे पाई जाती है? किस महासागर में पाई जाती है? कौन सी? गर्त को ही खाई कहते हैं, जो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में जिसे खाई कहते हैं उसे को ही गर्त कहा जाता है। जो मेरियाना गर्त है ये इसी प्रशांत महासागर में आपके पाई जाती है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। साथियों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन घबराना नहीं है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इसके द्वारा बनवाया गया था। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सही कर लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके, हम लिखे दे रहे हैं किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? इसको काट दीजिए, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आप सभी लोग बताइए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन ए है, जैसा कि आप लोग दिख रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी है आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी है आपका इल्तुतमिश। और ऑप्शन सी है आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन डी है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया गया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? किस वंश का था ये? किस वंश की स्थापना की थी? तो इसने की थी गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाने लगा तो अपना कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके भारत से बाहर चला गया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। और साथियों एक खास बात यह है कि अपने आप को कभी भी इसने सुल्तान की पदवी से नहीं नवाजी, मतलब सुल्तान की पदवी कभी नहीं ली इसने। ये अपने आप को सिर्फ एक सैनिक की दृष्टि से ही मानता था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी आपके, इसकी मृत्यु लिख लीजिए सभी लोग आप। इसकी मृत्यु पोलो, एक खेल होता है पोलो जो घोड़े से खेला जाता है, पोलो या चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसने बहुत सारी इमारतें बनवाई। फिर जो कुतुब मीनार है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ही इसने प्रारंभ किया था। तब तक इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसके द्वारा प्रारंभ तो कर दिया गया, लेकिन इसको पूर्ण करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद में मौसम की गतिविधियों से कुतुब मीनार आपका क्षतिग्रस्त हो गया। तो आपके जो शासक हैं फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ एक तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक, जिसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। फिर हम लोग आ जाते हैं अब, और अभी ऑप्शन देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का शासक था। इसने जो है कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी इल्तुतमिश के बाद में। और जो इल्तुतमिश है, अभी आप लोगों ने देखा, इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। और फिर आ जाते हैं अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। कई बार प्रश्न पूछा गया है भारतीय सल्तनत में, भारतीय इतिहास में, सल्तनत के इतिहास में किसने घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट की थी, किसने एक स्थायी सेना रखा था, कोई किसने एक स्थायी सेना की व्यवस्था की थी, तो यही हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। और फिरोज शाह तुगलक से एक प्रश्न आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जजिया कर आप लोगों ने सुना होगा, जजिया कर। जजिया कर से पहले क्या था कि ब्राह्मण मुक्त थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। जजिया कर को फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था साथियों। और इसने जो है सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई थी, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आपकी पिछली ही परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं प्रश्न तो एक है, लेकिन अभी आप देखिए कि इसके माध्यम से हम लोग कितने प्रश्न तैयार करते हैं। तो पढ़िए जरा सभी लोग, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था। और हाँ साथियों, आप सभी लोग कॉपी और पेन अपना खोल के रखिए। जो हम अलग से लिखते हैं, जो हम अलग से बोलते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा से ही संबंधित होता है, उसको आप लोग नोट कर लिया करिए। फिर हम लोग आ जाते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का, तो इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1526, दूसरा ऑप्शन है 1556, तीसरा ऑप्शन है 1757, चौथा ऑप्शन है 1761। तो जी हाँ, जो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आपके 1761 में। ये किसके किसके बीच हुआ था, आप ये भी पूछेंगे किसके किसके बीच हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था मराठों के बीच में, मराठों के बीच में हुआ था। और अफगान का एक शासक था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जिसका क्या नाम था, अहमद शाह अब्दाली। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, जो मराठे थे ये छापामार युद्ध प्रणाली अपनाते थे। ये मैदानों में इनको लड़ने का अनुभव नहीं था, लेकिन ये पहला इनका युद्ध था मराठों का साथियों, ये पहला युद्ध था जो ये मैदान में लड़ रहे थे, खुले में लड़ रहे थे। तो यहाँ पर जो मराठा सेना थी 1761 में जो युद्ध हो रहा था, इसका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। तो यहाँ से ऐसा हुआ कि मराठे हार गए। इस पानीपत के जो तीसरा युद्ध है इसको मराठे हार गए, और कोई ऐसा मराठा परिवार नहीं बचा था जिसने अपना सगा संबंधी ना खोया हो। तो यहीं से एक पत्र भेजा गया किसको, छत्रपति को, कि मोतियों की माला टूट चुकी है और मोती उसमें से बिखर गए हैं, क्योंकि बहुत सारे सरदार मारे गए, दोनों लोग मार दिए गए, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव, दोनों लोग मार दिए गए। यहीं से दोस्तों एक बात यहां से डिसाइड हो गई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस समय दिल्ली पर शासन किसका था, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था उस समय। आप लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत पर शासक कौन कर रहा था, मुगल वंश कर रहा था। तो आप जानते हैं मुगल कमजोर पड़ गए थे यहां तक आते आते। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध ने, यहां पर मराठे बहुत शक्तिशाली हो चले थे, पानीपत के तीसरे युद्ध ने एक बात का निर्णय जरूर कर दिया कि दिल्ली का शासन अब कोई करेगा, लेकिन आपके मराठे नहीं करेंगे, क्योंकि इस पानीपत के तृतीय युद्ध से मराठे बिल्कुल कमजोर पड़ गए थे। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हो गई आपकी कि किसके किसके बीच हुआ था, मराठों के बीच हुआ था, और अफगान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है साथियों, फिर हम लोग आ जाते हैं, तो आप ये भी पूछेंगे 1526, 1556 और 1757। तो 1526 में यहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। ये किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये हुआ था बाबर और जो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, अभी हाल ही में कई परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसने की, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसने की, प्रथम अफगान वंश जो अफगानिस्तान से जुड़े हुए थे, प्रथम अफगान वंश। तो जो दिल्ली सल्तनत है यहाँ पर प्रथम अफगान वंश की जो स्थापना की गई वो की गई लोदी वंश के द्वारा। किसके द्वारा, लोदी वंश के द्वारा। और जो पूछा जाए आपसे द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किसने की, तो ये की थी शेरशाह सूरी ने। किसने की थी, शेरशाह
सूरी ने की थी दिल्ली पर द्वितीय अफगान वंश की स्थापना। फिर हम लोग आ जाते हैं 1556 पे। यहाँ पे भी कुछ हुआ हुआ, चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ये हो जाएगा। तो 1556 पे हम लोग आ जाते हैं। साथियों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या लिख सकते हैं आप कॉपी में अपनी, ठीक है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर, ठीक है। और यहाँ पे जो सेनापति था, अकबर का संरक्षक था यही सेनापति, इसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? इसका नाम था बैरम खां। अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का जो है आपका दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। तो इसमें अकबर का सेनापति कौन था? हेमू था। आप सभी लोग ने देखा होगा कि युद्ध हो रहा था, उसी समय हेमू की आंख में आकर के एक तीर लग गया, हेमू हाथी से नीचे गिर गया और इसी बीच में उसको मुगल सेना द्वारा पकड़ लिया गया और उसको बैरम खान ने उसकी गला काटकर हत्या कर दी। फिर ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका 1757। यहां आपके प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। आपके कौन सा युद्ध हुआ था? 1757 में आपके प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था आपके प्लासी का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपके जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब, इसका नाम था सिराजुद्दौला। इसका नाम था सिराजुद्दौला। और जो अंग्रेज था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अंग्रेज सेनापति कौन था इसमें? अंग्रेज सेनापति था इसमें लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। इसको जो है भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक भी माना जाता है, लॉर्ड क्लाइव को, क्योंकि यहीं से, इसी युद्ध से, प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका 1757 में, इसी युद्ध से निर्णय हो गया था। यहीं से जो है अंग्रेजों की जड़ें मजबूत थोड़ा पड़ी थी। अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डालने के लिए यही जो है काफी था 1757 का युद्ध आपको। तो इसमें जीत हुई किसकी? अंग्रेजों की जीत हुई, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इसमें विश्वासघात किया था किसने? तो इसमें विश्वासघात किया गया था सिराजुद्दौला के साथ में, इसके सेनापति ने। इसीलिए जो है इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के हाथ में जाकर के लग गया। तो आप लोग देख सकते हैं स्लाइड पर, सामने स्क्रीन बोर्ड पर आप सभी देख सकते हैं कि एक प्रश्न के माध्यम से हमने कितने प्रश्न तैयार कर लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। और तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और जो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताइए जरा, सहारा मरुस्थल। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी है सऊदी अरब, एक देश है, और एक महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, फिर है उत्तरी अफ्रीका। तो इसका जी हाँ सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल आपके स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका का ही जो आपका एक महाद्वीप पड़ता है, कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका का ही उत्तर वाला भाग है जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है साथियों। इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंधा महाद्वीप। इसको क्या कहते हैं? इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पर हम चल लेते हैं। इसको जाना जाता है नई दुनिया के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं नई दुनिया के नाम से जानते हैं। फिर आ जाइए सऊदी अरब। इसके बारे में एक खास बात यह है, अरब का एक देश है जो आपसे हम पूछ ले प्रश्न, विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है? सबसे रेतीला रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे रेतीला रेगिस्तान, विश्व का सबसे रेतीला रेगिस्तान, विश्व का सबसे, इसको मिटा देता हूं, विश्व का सबसे रेतीला रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे, एक मिनट, विश्व का सबसे रेतीला
रेगिस्तान या मरुस्थल बात वही हो जाएगी। विश्व का सबसे रेतीला रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे रेतीला रेगिस्तान कौन सा है? तो ये आपके साथियों पड़ेगा सऊदी अरब देश में पड़ता है आपके, जिसका नाम है रब अल खाली। क्या नाम है? जिसका नाम है रब अल खाली। ये सबसे रेतीला मरुस्थल है। फिर जैसे आपसे पूछ ले एक प्रश्न हम आपसे कि थार मरुस्थल आप सभी लोग बताइए कहाँ पड़ता है? थार का मरुस्थल ये कहाँ पे पड़ता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये हमारे भारत में भी पड़ता है। और कहाँ पे पड़ता है? ये आपके भारत में भी पड़ता है और ये आपके पाकिस्तान में भी पड़ता है। थार मरुस्थल आप सभी लोग जानते हैं, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पे पड़ता है। तो दोस्तों ये 15 प्रश्न थे आपके जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों ये 15 प्रश्न थे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो आपके पेपर में निश्चित ही कहीं ना कहीं इसमें मुलाकात होगी इन प्रश्नों से। तो साथियों हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हम और हमारी टीम पूरी दृढ़ संकल्पित है आपको सफलता दिलाने के लिए, वर्दी दिलाने के लिए। व्यक्ति को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से, सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। जय हिंद साथियों, मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए प्रश्नों के साथ जो आपको निश्चित ही सफलता में मिलेंगे। तो साथियों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा रहा हमारा प्रयास आपके लिए। नमस्कार, जय हिंद।